1, 4, 7, 10 4 राशि के लगन होते हैं। इनमें देश नहीं ठीक रहता, उसमें टूट-फूट ज़्यादा होती है। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इंडिया के साथ ही आज़ाद हुआ है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि इतनी डिफरेंट डेस्टिनी क्यों? इंडिया की अलग डेस्टिनी चल रही है, पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बुरा टाइम चल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब नेहरू जी हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ नेहरू जी को हटा दीजिए, आप किसी और को बना दीजिए। उस टाइम पे गलत डिसीजन क्यों लिए गए जिस वजह से हम वॉर हारे? एस्ट्रोलॉजिकली क्या रीजन? अगर आप कितना मर्जी हॉरोस्कोप अच्छा हो, कितने भी प्लैनेट हो, अगर आप चुपचाप हाथ बांध के अपने खड़े हो जाते हैं, तो आपका दुश्मन आपको नहीं छोड़ता। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। कैसे हो माता जी आप? बढ़िया। आज हम इंडिया का हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, जो कि वन ऑफ द मेन चीज़ थी जो मेरा मन था कि हम डिस्कस करें। और इसके साथ-साथ हम पाकिस्तान का हॉरोस्कोप भी इसके बाद डिस्कस करेंगे, जिसपे मैंने काफ़ी वर्कआउट करा है। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इंडिया के साथ ही आज़ाद हुआ है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि इतनी डिफरेंट डेस्टिनी क्यों? इंडिया की अलग डेस्टिनी चल रही है, पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बुरा टाइम चल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें हम D30 चार्ट को भी स्टडी करेंगे, जब हम उस वीडियो को बनाएँगे तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है माता जी कि इंडिया का टाइम जो हमें भी बताया गया था जब मैं अपना इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहा था, कि हमारा इंडिया का टाइम डिस्कस करके फाइनलाइज करके एक सेट करा गया था कि इस टाइम पे इंडिया को आज़ाद करना है। हमने जवाहरलाल नेहरू जी की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने एक जनरल भी देखा था कि उनका इंटरेस्ट इतना एस्ट्रोलॉजी इन चीज़ों में था नहीं। तो फिर क्यों? उन्होंने टाइम क्यों सेलेक्ट करवाया? उन्होंने क्यों करा कि वो एक ज्योतिष से, एक नहीं मेरे ख़्याल से 3 ज्योतिष थे जो इन्वॉल्व थे, कि टाइम सेलेक्ट करके ही आज़ादी का टाइम क्यों चुना गया? इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि राहु जो है वो 2 नंबर की राशि में था और सन के नक्षत्र में था और सन मून के नक्षत्र में था, जो कोई भी ऐसा काम इस टाइम करना अच्छा नहीं माना जाता। पर नेहरू जी को इन चीज़ों से क्या मतलब? म जितना हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। उनके पिताजी काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, तो नेहरू भी उनको देखते थे, बेशक वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते थे। मगर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी का ये था कि हमें कम से कम कुछ ज्योतिषाचार्य की कंसल्टेशन लेनी चाहिए और अपने देश के लिए जो बेस्ट हो सके करना चाहिए। और उन्होंने एक मोटा-मोटी ये बात बताई थी कि अगर फिक्स लगन होगा, 2, 5, 8 और 11 में कोई फिक्स लगन होगा, तो वो देश स्टेबल रहता है काफ़ी हद तक। 1, 4, 7, 10 4 राशि के लगन होते हैं। इनमें देश नहीं ठीक रहता, उसमें टूट-फूट ज़्यादा होती है। प्रॉपर मुहूर्त निकाला गया था, ये तो जी हाँ। मुहूर्त वाली चीज़ जी है। हाँ। अभिजीत नक्षत्र था जिसमें रामचंद्र जी पैदा हुए थे और रात के 12 बजे का नक्षत्र उन्होंने लगाया था, 12 बजे से लेकर 12:15 तक साइन करने और जो भी काम करना है। अब जवाहरलाल नेहरू जी इस चीज़ को पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे अगले साल, 2 साल के लिए, आगे पे 10 महीने के या 4 महीने के लिए। उन्होंने कहा कि हाँ, आप 15 अगस्त के ऊपर कोई भी आप मुहूर्त नियरेस्ट देखो, हम उसके ऊपर मान जाएँगे। उनको बेसिकली ये था कि 15 अगस्त ही डेट है, आप इसमें जो बेस्ट मुहूर्त है, वो बताइए। बिल्कुल, वो नहीं चाहते थे कि इसका को आगे कर दिया जाए और फिर ये सब ज्योतिषियों की मान के वो एक आज़ादी के जो इतना बड़ा पर्व हो रहा था हिंदुस्तान का, उसको खोना नहीं चाहते थे। पर उन्होंने ठीक ही करा, एटलीस्ट उन्होंने कंसल्ट करा, कन्फर्म करा। चाहे सरदार पटेल जी की भी उसमें ओपिनियन थी, राजेंद्र प्रसाद जी की भी ओपिनियन थी। पर ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, मुहूर्त निकाल के एक फाइनल टाइम चूज़ करा कि इस टाइम पे आज़ाद करना चाहिए। बिल्कुल। और जो राहु के वहाँ उसमें 2 नंबर की राशि ने, इसने बहुत राइट्स कराए और बहुत ड्रामे करवाए। अब हम हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हैं, मैं व्यूअर्स के लिए साइड पे लगा भी दूँगा। जब हम इंडिया का हॉरोस्कोप देते हैं देखते हैं तो हमारा 2 नंबर का लगन बनता है और टॉरस का। टॉरस का लगन बनता है। क्या लगन में ही हमारा जो है वो राहु बैठा है या सेकंड हाउस में बैठा है? और दूसरा उन्होंने देखा था कि लगन के कितने नंबर हैं अष्टक वर्ग में। जितने ज़्यादा नंबर होते हैं, उतना ही उस चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, उसकी पर्सनैलिटी निखरती है, चाहे वो जातक हो और चाहे वो देश हो। अगर हम अष्टक वर्ग में देखेंगे, तो राहु के साथ उसके 44 नंबर मिलते हैं। जो लगन में बैठ रहे हैं 44 नंबर 44 नंबर है और जो हमारे अपोज़िट हैं उसके कम हैं। अब कितने हैं मेरे को उसका याद नहीं, मगर लगन में हमारे 44 नंबर मिलते हैं। और लगन में ही हमारे राहु बैठा है या सेकंड हाउस में राहु लगन बैठा में राहु बैठा हुआ है, सेकंड में तो मंगल बैठा हुआ है। है? आपने बताया माता जी लगन में राहु बैठा है, यहाँ पे मैंने चार्ट भी अपने सामने खोला हुआ है
ताकि मैं आपसे एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस भी पूछ पाऊँ और समझ पाऊँ। और अष्टक वर्गा का भी आपने मेंशन करा है कि 44 नंबर है। जी हाँ। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, अष्टक वर्गा में हमारे 44 नंबर आ रहे हैं और हमारे 11th राशि में भी अच्छे नंबर हैं। अष्टक वर्गा का एक जनरल कांसेप्ट है कि अगर आपके 12वें हाउस के कम होने चाहिए फर्स्ट हाउस से भी और आपके 11th हाउस से भी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया आज़ादी के टाइम पे। और जो अपोज़िट पार्टी है वो 7th हाउस से देखी जाती है, उनका सिर्फ़ 24 नंबर है। तो ये नंबर काफ़ी कम है 44 के सामने, और ये एक अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, ये चीज़ है। मून के जो भिन्नाष्टक वर्ग है उसमें मैं देख रहा हूँ कि 0 नंबर हमारे आ रहे हैं अगर हम सेकंड हाउस को देखते हैं। जी हाँ। यहाँ पे हमारे 0 नंबर आ रहे हैं जो कि फाइनेंसेस का होता है। हुँ। मून की दशा में फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। आपने मेंशन करा कि राहु लगन में है इंडिया के, उसकी वजह से काफ़ी रायट्स और काफ़ी प्रॉब्लम भी रही है। तो क्या ये राहु की दशा अंतर्दशा में ही एक्टिवेट होती हैं या फिर ये कंटीन्यूअसली आगे भी रहेंगी? राहु जब-जब इसमें ये टॉरस में आएगा, तभी पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हर 18 साल के बाद आता है। तो 18 साल के बाद कुछ ना कुछ 47 से 18 जोड़िए, 1965 1965 में तो मेजर वॉर में इंडिया मेजर वार इन्वॉल्व में आ था। गया, इन्वॉल्व हुआ। उससे पहले 62 में भी हुआ था, वो प च चाइना के साथ, 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 20 नवंबर 1962 तक। तो जब भी ये टॉरस राशि में आ रहा है, हम वॉर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ में सिविल राइट्स जो आपने बताया वो भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। 20 अक्टूबर 1962 को पंडितों ने ये प्रेडिक्शन करी थी कि शायद परमाणु युद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि इस 4 और 10 नंबर की राशियों में सैटर्न राहु का, मंगल केतु का नक्षत्र बिल्कुल कंजंक्शन पे था। यहाँ पे परमाणु युद्ध मतलब एटॉमिक बॉम्ब की जी हाँ, इन्वॉल्वमेंट जी हो हाँ। जाए। तब रशिया ने अपनी परमाणु मिसाइलें क्यूबा में जाके फिट कर दी थी, और बड़ी मुश्किल से ये युद्ध टला था। उस टाइम पे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो गया जी था। हाँ, और उसी टाइम हमारे पर चीन ने आक्रमण कर दिया, जबकि हमें पता था वो तैयारी कर रहा है, मगर हम आँखें मूंद के बैठे रहे। ये चीज़ तो फिर ट्रांज़िट पे हम पहुँच गए हैं कि ट्रांज़िट में ये चीज़ें होंगी। ट्रांज़िट ही बताता है कि कब ट्रिगर होना और आपके साथ मैच कैसे करना, बाकी सब लोगों का थोड़ी होता है। मगर हम राहु का ये भी तो देखेंगे कि राहु की हमारी दशा अंतर्दशाएँ कब आ रही है, उस टाइम पे भी तो अनरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, कोई ना कोई अंतर्दशा या भुक्ति या अंतर्दशा कोई ना कोई आ जाती है, और तभी वो सब कुछ ट्रिगर होता है। उस टाइम पे भी अनरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ। चलिए हमने लगन का देखा है, हमारा 2 नंबर का लगन बन रहा है। एक तो हमने देखा है कि लगन हमारा स्टेबल जो है, फिक्स लगन बन रहा है। 1, 2, 3 जो हम सारा देखते हैं उसके हिसाब से फिक्स लगन आ गया, ना ड्यूल है, ना मूवेबल है। हमने ये भी देखा कि लगन में हमारे अष्टक वर्गा में 44 नंबर है जो कि काफ़ी अच्छे नंबर है। मैक्सिमम जो होता है आपके 56 होते हैं, उसमें से 44 होना बहुत अच्छी बात है। अब हम सेकंड हाउस को देखते हैं तो सेकंड हाउस का हमारा लॉर्ड बैठता है मरकुरी। मरकुरी जाके थर्ड में बैठा हुआ है जो कि नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? और मरकुरी की दूसरी राशि जो है वो हमारे क्रिएटिव हाउस में आके बैठी है इंडिया के 5th हाउस में। मरकरी, सन, वीनस, मून, सैटर्न, ये सारे के सारे प्लैनेट 3rd हाउस में है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजरों ने ये नोट करा कि 10वें और 11वें का लॉर्ड जो है, वो सैटर्न बनता है चलित में, और वो जाके तीसरे के साथ बैठेगा, तो बाकी सारे भी प्लैनेट बेनिफिशियल हो जाएँगे। पर तीसरे हाउस में बैठना यानी कि नेबर्स के साथ काफ़ी ट्रेड, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट, नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा टाई अप हो जाएगा इंडिया, ये भी तो दिख रहा है हमें। हाँ, पंगे होते रहेंगे क्योंकि हम एक बड़ा कंट्री हैं। अगर वो लड़ते हैं तो उनकी बेवकूफ़ियाँ हैं, मगर हमें नेबर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा सैटर्न 10 और 11 का लॉर्ड उसके तीसरे घर में बैठा है सारे प्लैनेट्स के साथ लेके। पर नेबर से गेन या नेबर से इन्वॉल्वमेंट तो है, एक नेबर से लगातार कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो। हाँ, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। तीन इतने 5 प्लैनेट अगर बैठे हुए हैं नेबर के घर में, तो इन्वॉल्वमेंट तो बार-बार होगी। और उसके बाद जुपिटर जो है 6th हाउस में आ गया है। जुपिटर जो है चलित में 8, 9 और 12 का लॉर्ड है, जो छठे में आके बैठ गया है। तो हमारे अपोज़िट जो पार्टी लड़ेगी उसका नुकसान करेगा जुपिटर, केतु भी। जुपिटर यहाँ पे 11वें घर का भी लॉर्ड बैठ रहा है, 12वीं राशि जो हमारी है वो 11वें घर में बैठ रही है। चलित में देखिए 12वें घर की राशि है, 8 और 9 नंबर की राशि है। तो इस वजह से जब उन्होंने चलित देखा, तब उन्होंने जुपिटर इस तरीके से उस टाइम क रखा
कि ये कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 7th हाउस का नुकसान करे। आपको लगता है उस टाइम पे केपी एस्ट्रोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट रही होगी? केपी की नहीं थी उस टाइम, केपी तो बाद में आए हैं। ये जो ये उससे भी ज़्यादा ज्ञानी लोग थे, जो कि इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते क्या थे। वो चले चार्ट को उस टाइम पे आप कह रहे हैं श्रीपति पद्धति जो जी थी, हाँ, बिल्कुल। उस टाइम पे श्रीपति पद्धति के अकॉर्डिंग भी चीज़ें रही होंगी। हाँ, बिल्कुल। चलित वगैरह का सब ख़्याल रखते थे। जुपिटर और केतु 7th हाउस की पावर को कम करते हैं, छठे में बैठ के। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी से जो उस टाइम अवेलेबल था, उन चीज़ों में से एक अच्छा मुहूर्त निकाल के दिया हिंदुस्तान को। हमारा जो गवर्नमेंट आ जाती है, अगर हम गवर्नमेंट को देखते हैं, आपके चाहे हम चलित चार्ट से देखें या हम लगन चार्ट से डी1 से देखें तो सैटर्न आता है। जी हाँ, हमारा जो रूलिंग प्लैनेट है 10th हाउस का लॉर्ड है वो सैटर्न आता है। बिल्कुल। ये हमें क्या चीज़ दिखाता है? क्या सैटर्न ओवरऑल इस चार्ट के लिए अच्छा है? क्या ये चीज़ दिखा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एक मेलेफिक है, प्रॉब्लमैटिक है इस कंट्री के लिए? नहीं, स्लो चलने वाली शुरू में गवर्नमेंट थी। ये 10वें का लॉर्ड और 11वें का लॉर्ड तीसरे में आके बैठ गया। तो ये बहुत स्लो चलती थी गवर्नमेंट, मगर जो टेक्नोलॉजी वगैरह आई, क्योंकि थर्ड हाउस टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। और आप ये भी तो देखिए माताजी कि थर्ड हाउस जनता को भी तो पीछे खींच रहा है, जनता के लिए 12वाँ घर है। तो जनता को भी तो कहीं न कहीं नुकसान कर रही है गवर्नमेंट, ज़्यादा ऑप्रेस कर रही है, परेशान कर रही है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि बीजेपी बुरी या कांग्रेस बुरी, मैं कह रहा हूँ जनरली जो भी रूलिंग पार्टी है, वो जनता का भी तो नुकसान कर रही है, जनता को भी तो दुखी कर रही है। 1947 से लेकर 2014 तक करीब-करीब जितने साल भी बन गए, इसमें गवर्नमेंट ने लोगों का भला कम करा और अपना भला उन्होंने ज़्यादा करा। वो तो और अभी भी चल ही रहा है। ग्रोथ भी कम थी हिंदुस्तान की। उनको इतना ही नहीं पता चलता था कि उनको क्या-क्या अपनी फ़ौज को क्या मुहैया कराना था। मगर अब जब टेक्नोलॉजी जब से आई है, तो इस ये गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रही है और बेहद खर्चा कर रही है और बेहद लोगों से ले रही है। हमने ये चीज़ समझी कि हाँ 1947 से लेके आपने 2014 का टाइम पीरियड बताया। 2014 के बाद भी तो गवर्नमेंट जो है अगर आप बीजेपी का अपना बैंक बैलेंस देखोगे और आप गवर्नमेंट का देखोगे कि हमारे देश की कितनी तरक्की हुई है। तो बीजेपी की ज़्यादा तरक्की हुई है अगर हम देश से कंपेयर करते हैं और ये तो ऑफ़िशियल नंबर है। अगर हम अनऑफ़िशियल नंबर देखेंगे तो और भी ज़्यादा जो एक वो आता है डिफ़रेंस आता है वो आता ही है। तो आज भी तो गवर्नमेंट वही कर रही है, आज भी तो गवर्नमेंट अपनी तरक्की और जनता को दुखी करने का काम ज़्यादा कर रही है। नहीं, जनता को दुखी तब होता है जब जनता के ऊपर पैसा ना लगाया जाए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे, पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। वो अपने सहूलियतों के लिए या जो जो उनकी सुपर पावर थी, उनकी सहूलतों के लिए वो हर तरह के वो हेलीकॉप्टर खरीदते थे, जैसे पाकिस्तान वगैरह इस टाइम कर रहा है, कि मंत्रियों के चलने के लिए उन्होंने कई कई गाड़ियों का ऑर्डर दिया और बहुत पेट्रोल का उनका खर्चा वहाँ पे है। जबकि उनके अपने देश में लोगों के पास पेट्रोल है ही नहीं चलने के लिए। और यही हाल होता रहा था 47 से लेकर हम 99 तक हम नीचे ही गिरते रहे। 91 में तो हमें अपना सोना रखना पड़ा गिरवी। क्या करा हमने 47 से लेकर 91 तक। जबकि हमारी जीडीपी की ग्रोथ बहुत अच्छी थी 47 में। हम कुछ नहीं कर पाए उतना। अगर हम इकोनॉमिस्ट को सुने तो वो आँखें खोल देता है कि अरे क्या हो गया हमारे देश को सोना क्यों गिरवी रखना पड़ा? चलिए, सोना रखा गिरवी, फिर भी अकल आ गई। नरसिम्हा राव जी ने आके ओपन सोसाइटी करी, खोली बाहर के लोगों के लिए अपनी मार्केट खोली, तो कुछ आगे से बेटर हो गए। मगर उन्होंने जितना दोहन करना था, वो उसमें सेकंड हाउस से पता चल ही रहा था कि ये सब कुछ होगा। सुनिए माताजी इसमें तो एक डिसएग्रीमेंट रहेगा। मेरा मानना तो ये है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जनता के लिए उतना काम कोई भी नहीं कर रहा है जितना ये लोग अपने लिए कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरा बायस जो है बीजेपी के टुवर्ड्स है या कांग्रेस के टुवर्ड्स है। मेरा बायस तो दोनों के टुवर्ड्स नहीं है, मुझे तो दोनों ही लगता है कि दोनों अपने लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, जनता के लिए कम। मगर हम इस चीज़ को ख़ैर हम इससे आगे बढ़ते हैं। हम इस अपनी पार्टी को तो उन्होंने बचानी होती है, तभी वो आगे रूल करेगी। अगर वो पार्टी सेंटर में एक मजबूत है, तो उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगते। अगर मेजर बंदा है, प्राइम मिनिस्टर ही कोई करप्शन करेगा, तो बाकी नीचे से क्यों नहीं खाएँगे? मेरा मानना ये है अगर मैं इसमें डिटेल में जाएँगे, अगर मैं आपको काउंटर पॉइंट दूँगा भी,
तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पॉडकास्ट बन जाएगा। आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। मेरा मानना तो ये है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, वो जनता के लिए उतना काम नहीं कर रही है, चाहे करंट गवर्नमेंट भी है, चाहे पिछली गवर्नमेंट भी है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। 8th हाउस हमारी इंटेलिजेंस को दिखाता है। इंटेलिजेंस जो है आपका वो जुपिटर जो जाके बैठा है 6th हाउस में बैठा है मिलिट्री में। तो मिलिट्री में और इंटेलिजेंस में एक अच्छी कोऑपरेशन होनी चाहिए जो हमें नहीं देखने को मिली थी। ये वन ऑफ द पॉइंट है जिसमें मैं हाँ कह सकता हूँ कि 2014 के बाद ये चीज़ बेटर हुई है। पर उससे पहले हमें नहीं देखने को मिली, ऐसा क्यों? जब चार्ट्स दिखा रहे हैं, तो वो कोऑपरेशन शुरू से क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले सैटर्न की दशा थी, जब हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस मिली है, और उसके बाद मरकरी आई। जुपिटर का तो रोल अभी आया ही नहीं था। अभी तक हमारी जुपिटर की दशा जो है वो आई नहीं है। हाँ, सैटर्न के साथ जुपिटर थोड़ा बहुत आया होगा, फिर उसके बाद मरकरी के साथ आया होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं। जब आपकी गवर्नमेंट ठीक होगी तो सब जगह देखेगी। अगर कोई बाथरूम बनवाने से लेकर फौज के म म गन तक वो तक फ़िक्र करता है, तभी कुछ पता चलता है। जहाँ किसी को पता ही नहीं था कि इनकी मिलिट्री की कोई इंटेलिजेंसी के साथ कोई संबंध होना चाहिए। मोरारजी देसाई आए थे, उन्होंने तो राह का ही बजट ही खत्म कर दिया था। वो $10,000 नहीं निकाल पाए। अब किस बात ज़माने की बात कर रहे हैं? इतने हमारे साइंटिस्ट मार दिए, किसी को कुछ नहीं पता चला, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई। चलिए माता जी कोई वापस हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। पॉलिटिक्स पे नहीं, इसलिए जब आप ये मिलिट्री की इंटेलिजेंसी और दूसरी इंटेलिजेंस, ये दोनों को तभी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं अगर किसी के विज़न में होगा। मगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, क्योंकि बात वही आ जाती है अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, अगर किसी का चाइल्ड बर्थ भी हुआ है, हम उसका हॉरोस्कोप देख के ये बताते हैं कि उसका क्या है। फैमिली स्टेटस ये चीज़ें हम ज़रूर देखते हैं पर हमें ये बताना है क्या है। हमें ये जानना है कि एस्ट्रोलॉजिकली हमें क्या दिख रहा है। अब आपने बताया कि जुपिटर की अभी तक दशा ही नहीं आई है। अगर हम दशा वाइज़ डिस्कस करें, सैटर्न की दशा हमारी पहली थी। उसके अंदर जितना मुझे आइडिया है 17 साल के आसपास सैटर्न की दशा चली थी। जब देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, तब सैटर्न की दशा थी, और सैटर्न में सैटर्न ही चल रहा था 19 जुलाई 1900 1949 तक। यानी कि सैटर्न की दशा जो मैं कह रहा था वही 17 साल के करीब जो थी अभी थी। जी हाँ। सैटर्न की दशा में क्या-क्या मेजर इवेंट हुए हैं? क्योंकि सैटर्न हमारा हमें देखना है कि 10वें हाउस का लॉर्ड भी है। यानी कि गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइम में 10वां हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होना चाहिए। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए। तो क्या-क्या मेजर इवेंट्स हैं? क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें सैटर्न में देखने को मिली है? 22 अक्टूबर 1947 से लेकर 5 जनवरी 1949 तक, जब सैटर्न सैटर्न वीनस चल रहा था, तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ये कह के कि उधर कबायलियों ने करा है, हमने कुछ नहीं करा, जबकि उनकी फ़ौज के लोग उनमें सारे के सारे आए हुए थे, और उन्होंने बेहद मार-काट करी, बहुत घरों को लूटा, डिस्ट्रक्शन करी, और तब हमने अपनी फ़ौज भेजी, और फ़ौज भेजने के बाद जब उनको निकाला तो 5 जनवरी 1949 को युद्धबंदी हो गई। बंद हो गया, सीज़फायर हो गया, मगर हम लोग इसको लेके चले गए यूएनओ में। पर सैटर्न में क्यों? ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों? सैटर्न हमारा जो है अगर हम D1 चार्ट देख रहे हैं, जी हाँ। तो हमारा 9वें और 10वें घर का यानी कि गवर्नमेंट और जुडिशरी जो मेन है, हुँ, इसमें एविएशन और भी बहुत सारे हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं। पर मेन है हमारा आपका एक तो जुडिशरी, एक गवर्नमेंट। हुँ। जुडिशरी और गवर्नमेंट की दशा में वॉर और इतनी सारी प्रॉब्लम, और अगर हम चले चार्ट भी देख लेंगे तो हमारा 10वां और 11वां हाउस है। 11वां हाउस तो हमारा वैसे भी इनकम का, आय का और अच्छा माना जाता है। तो क्यों इस टाइम में वॉर क्यों? क्या सैटर्न का नक्षत्र ऐसा है? सैटर्न वॉर क्यों करवा रहा है? राहु टॉरस नंबर में था, ये पता नहीं आपको? 1947 में तो देख ब बताया आपको। उस टाइम पे वो आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद हुआ है, राहु अगर टॉरस में है भी वो प्रॉब्लम क्यों कॉज़ कर रहा है? ये तो जग ज़ाहिर है कि विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को कहा था कि राहु, सैटर्न या केतु जब भी टॉरस में आएँगे तो बहुत डिस्ट्रक्शन करेंगे। क्या सिर्फ टॉरस में या पर्टिकुलरली रोहिणी नक्षत्र में ही? रोहिणी नक्षत्र या उसके साथ थोड़ा-सा सन का नक्षत्र, उसमें भी। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि सन के नक्षत्र में नहीं करेंगे। तो इन्होंने दबा के करा।
राहु में पंजाब में बहुत राइट्स हुए, बहुत सारे हिंदू काट दिए गए और बहुत डिस्ट्रक्शन करी। तो सैटर्न का यहाँ पे जो था रोल दशा का थोड़ा कम था, गवर्नमेंट जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट रही है, एक्टिव रहे हैं, मगर ज़्यादा हमारा ट्रांज़िट की प्रॉब्लम थी इस टाइम पीरियड के अंदर। बिल्कुल। जो अगर पंडितों ने कहा था कि अभी अब हमें आज़ादी नहीं लेनी चाहिए, मगर इतने बड़े पर्व को हम सिर्फ राहु के टॉरस में बैठने के कारण यही कुछ नहीं छोड़ सकते थे। वो तो उतना ज़्यादा डिले नहीं करा जा सकता था, मुहूर्त अगर निकालने लग जाएँगे तो बहुत फ़ेवरेबल चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, उतना नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसलिए इसी दिन को चुना गया था कि फिक्स्ड लगन लीजिए, अष्टक वर्ग के 14 नंबर ले लीजिए और जो अपोजिट पार्टी है वो वीक हो, उसमें केतु बैठा हुआ है और जब थर्ड हाउस में इतने प्लैनेट्स बैठेंगे, तो क्या तंग नहीं करेंगे आपके पड़ोसी? ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि सैटर्न के स्टार्टिंग में ये हुआ। सैटर्न की दशा अभी हमारी 17 साल चलेगी, यानी कि 1962 तक करीब-करीब चली है। हुँ। 1962 तक और भी हमारा जो चाइना के साथ भी लड़ाई हुई है, वो भी इसी में ही आ जाता है। हाँ, उस टाइम जो है जो एक्सिस बना था वो राहु केतु का, सैटर्न और मंगल के साथ मिलके वो 4 और 10 नंबर की राशियाँ थी। वहाँ 2 नंबर के टॉरस में नहीं कोई प्लैनेट था। वो 4 और 10 नंबर में जो प्लैनेट थे उसका काम था। तब इतना ज़बरदस्त कंजंक्शन था, इसलिए इस बात को यहाँ तक आ गए। उस टाइम पे तो जो जनता है और गवर्नमेंट है 4-10 जो है दोनों ही बहुत परेशान रहे थे। इंडिया के लिए एक लो पॉइंट था वो कि जो हम वॉर हारे हैं और जो प्रॉब्लम्स आई हैं, पूरे देश के लिए काफ़ी लो पॉइंट था। पहले कहा जाता था कि 10 नंबर कैप्रिकॉर्न लगन हिंदुस्तान का है। मगर अब जब आज़ादी के बाद हम 2 नंबर का लगन लेते हैं और 10 नंबर का लगन चाइना का बन जाता है। चाइना जब आज़ाद हुआ, तब उसका लगन निकाला गया तो वो 10 नंबर का लगन था। जो 10 नंबर का आप लगन बता रहे हैं, आप इंडिया का बेसिकली एंशिएंट बता रहे हैं कि जो पुराना इंडिया अगर हम देखते हैं, ब्रिटिशर से पहले उसका 10 नंबर हाँ, था। उसका वो 10 नंबर का लगन ही मानते थे कि हिंदुस्तान और 10 नंबर के लगन का। ठीक है, हमारा अब 1962 तक हमने देखा कि सैटर्न की दशा में प्रॉब्लम्स आई, चाहे वो दशा की वजह से थी, चाहे वो ट्रांज़िट की वजह से थी, मेनली आपने ट्रांज़िट का बताया। उसके बाद फिर कैसा? हमारी जो मरकुरी की दशा वो कैसी थी? अगस्त 65 से लेकर सितंबर 65 तक फिर लड़ाई लगी, तब 18 साल के बाद राहु फिर टॉरस राशि में आ गया था। 16 डिग्री का था, जब ये लड़ाई शुरू हुई है, मून के नक्षत्र में था। ये लड़ाई अब जो है हमारी मरकुरी के स्टार्टिंग में हुई है, क्या मरकुरी भी हमारे लिए अच्छा नहीं है? जब मर्क्यूरी सैटर्न के कंट्रोल में है, सब सारे प्लैनेट ही पास-पास में सैटर्न के कंट्रोल में है, तो मर्क्यूरी भी तो वही काम करेगा जो सैटर्न चाहेगा। पर सैटर्न हमारा हमने चले चार्ट में देखा है कि 11th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों? अब मरकुरी आ गया है। क्या ये वॉर भी ट्रांजिट्स की वजह से हुई है या मरकुरी में भी कोई ऐसी चीज़ थी जिस वजह से प्रॉब्लम हुई? सैटर्न चाहे 10वें और 11वें का लॉर्ड है, मगर ये एक स्लो गवर्नमेंट को करता है इंडिकेट और केयरलेस गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है। मगर अंत में जाके जीत आपकी होती है, ये सही बात है। मरकरी, मून, सन सब वीनस सारे ही सैटर्न के इन्फ्लुएंस में है। सैटर्न का जब खुद की दशा चल रही थी, तब हमारी जीत इसमें नहीं हुई है। अगर हर बार जीत हमारी होगी, 44 नंबर हमारे हैं, तो हर बार तो नहीं हुई है। एक बारी हमें हारना भी पड़ा है चाइना से, वो क्यों? किस कारण से? एक तो आप पॉलिटिक्स की बात नहीं करने देते क्योंकि जो लड़ती फौजें हैं मगर हौसला सारी पब्लिक का और लीडरों का होता है। जब नेहरू जी को बताया गया कि वहाँ चाइना ये कर रहा है तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया नहीं लिया, मगर और हमने एस्ट्रोलॉजिकली क्यों नहीं? 1 मिनट हमने अपनी भी एयर फोर्स नहीं इस्तेमाल करी। अगर आप कितना मर्जी हॉरोस्कोप अच्छा हो, कितने भी प्लैनेट हो, अगर आप चुपचाप हाथ बांध के अपने खड़े हो जाते हैं तो आपका दुश्मन आपको नहीं छोड़ता। अगर किसी का बुरा समय आता है, किसी का दिखता है कि एक्सीडेंट होना है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं कि किसी का हमें दिख रहा है कि मार्स एक्टिवेटेड है, छठे हाउस में, 8वें हाउस में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, उसका एक्सीडेंट होना है। आप उसको कितना भी समझा लें, उसका एक्सीडेंट होता है। अब उसका कारण जो है आपके पास क्लियर है कि ये मार्स यहाँ पे था, इसके चार्ट में यहाँ पे था, मार्स की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या फिर ट्रांजिट में कोई ऐसी चीज़ हो रही थी कि ये सारा कॉम्बिनेशन बना। मेरा क्वेश्चन है कि नेहरू जी थे या गांधी जी थे या मोदी जी थे या लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर था, उसने गलत डिसीजन क्यों लिए? अब नेहरू जी हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नेहरू जी को हटा दीजिए, आप किसी और को बना दीजिए।
उस टाइम पे गलत डिसीजन क्यों लिए गए जिस वजह से हम वॉर हारे? एस्ट्रोलॉजिकली क्या रीज़न है? उसका जो 4 नंबर का लगन है, नेहरू जी का, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह के बाद बिल्कुल लड़ने-वड़ने की ज़रूरत ही नहीं समझते थे। वो कह रहे थे कि जो फैक्ट्रियाँ हथियार बनाती हैं, उनको बंद कर दिया जाए, हमने किसी के साथ नहीं लड़ना। तो हमें फ़ौज रखने की भी ज़रूरत नहीं कहीं है। न कहीं उनकी जो पैसिवनेस थी, उनके हॉरोस्कोप में जो पैसिवनेस थी, वो कारण बन गया था उस टाइम पे हारने का। बिल्कुल, अगर लीडर कोई रिएक्शन ही नहीं कर 2008 में 9/11 के बाद जब 2008 में 26/11 हुआ है, तब हमको पाकिस्तान इतना मार गया, हम कुछ नहीं करा, क्यों? जबकि हमारी फ़ौज खुद चाहती थी कि हम उसके ऊपर रिएक्शन दें, हमें कुछ करने को कहा जाए। तो जब आपके पास फ़ौज आप फ़ौज भी नहीं इस्तेमाल करते, एयर फ़ोर्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर उसमें किसी का कोई क्या कर लेगा सैटर्न और क्या कर लेगा मरकरी? और कहीं न कहीं उसका कोई तो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न रहा होगा। हम इंडिविजुअल को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे उसका एस्ट्रोलॉजिकल कारण है कि उसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल था? क्या इंडिया के कोई ऐसे प्लैनेट चल रहे थे जो लॉस दिखा रहे थे? क्या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे चल रहे थे? क्या उस पर्सनल इंसान के अपने कुछ ऐसे प्लैनेट चल रहे थे? एक तो इनके अपने पर्सनल वो मून को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको यही डिसीजन करना मुश्किल हो रहा था नेहरू जी को कि हम चाइना के साथ नहीं लड़ सकते, चाइना हमें मार देगा। ये सारी बात उनके दिमाग में रहती थी। वो हमेशा उसको प्रसन्न करने के लिए रहते थे और जो वहाँ एम्बेसडर वगैरह बनाए थे, वो भी गलत आके रिपोर्ट्स देते थे कि चाइना बहुत तरक्की कर रहा है। तो इस वजह से वो डर के मारे ही अपनी एयर फ़ोर्स को इसलिए नहीं इस्तेमाल करा, अगर हम एयर फ़ोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो चाइना गुस्सा हो जाएगा। तो जब आप डिसीज़न ही नहीं करेंगे, आप हाथ बाँध के छोड़ देंगे फ़ौज को, तो कोई लड़ाई कैसे जीती जाएगी? अब माता जी हम मरकुरी की दशा पे आते हैं तो उसमें भी काफ़ी मेजर इवेंट हुए हैं और लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या मरकुरी की जो दशा आई है उसके अंदर ये लड़ाइयाँ दिख रही थी? अब हम हमारा लगन हम देखते हैं तो 2 नंबर का है। 3 नंबर हमारे धन को दिखाता है, पैसे को दिखाता है, फाइनेंसेस को दिखाता है। इंडिया ने इस समय में ग्रोथ भी करी है। मगर क्यों? वॉर क्यों? आखिर वॉर क्यों लगी है? क्या प्रॉब्लम थी? क्या मरकुरी की वजह से या ट्रांज़िट की वजह से? ट्रांज़िट की वजह से। मरकरी के कारण नहीं, ट्रांज़िट के कारण। 1965 में राहु फिर जो है टॉरस राशि में आ गया था और तब पाकिस्तान की आदत है छेड़खानी करने की, वो नहीं हटता। तो 1965 में इसने फिर लड़ाई लगाई, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि इसने अखनूर में कश्मीर की तरफ लगाई है, हम पंजाब का एरिया खोल दें। तो उनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने कहा, देखो जी हम ये इंटरनेशनल एलओसी क्रॉस करें? उन्होंने कहा, हाँ, क्रॉस करो। उन्होंने क्रॉस करी और वो लाहौर तक पहुँच गए, तब इनको समझ आई कि हमें सीज़ फायर करना चाहिए पाकिस्तान को कलाई। फिर वो दौड़ा-दौड़ा गया कभी अमेरिका के पास, कभी रशिया के पास, तब उसने सीज़ फायर करवाया। अगर उन्होंने डिसीज़न ना लेते, तो हम वहीं लड़ते रह जाते कश्मीर में और आधे से ज़्यादा कश्मीर निकल जाता। इस टाइम पे जो आपने बताया है जब ये लड़ाई हुई है तब हमारा ट्रांज़िट की वजह से जो राहु है वापस टॉरस राशि में आ गया था। तो जो हमारी अगली लड़ाई हम देखते हैं जो बांग्लादेश की वॉर है उस टाइम पे ये क्यों हुआ था? क्या कोई दशा ऐसी थी? क्या जी ट्रांज़िट में हाँ, कुछ ऐसा था? सैटर्न जो है टॉरस राशि में आ गया था और जो केतु था वो 4 नंबर में, राहु जो 10 नंबर के पड़ा हुआ था और सैटर्न जो है उसकी तीसरी दृष्टि केतु पे भी थी। तो 71 में जब इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ जी को कहा कि लड़ाई लड़नी है मार्च में, तो उन्होंने कहा मार्च में नहीं लड़ सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ तब पानी बरसात होनी शुरू हो जाएगी और बहुत नदियाँ उफान पे होंगी और हम लोग एक्शन नहीं कर पाएँगे। अगर आप विक्ट्री चाहते हैं, तो वेट करिए प्लीज़। जब मेरी फ़ौज पूरी तरह तैयार हो जाएगी, मौसम ठीक होगा, मैं आपको कहूँगा। ये लड़ाई हमारी जो है जो सैटर्न है ये भी ट्रांज़िट की वजह से आप बता रहे हैं कि सैटर्न जो है हमारे जब फिर से टॉरस राशि में रोहिणी नक्षत्र में था, उस टाइम पे ये वॉर जो है उस वजह से हुई थी। जी हाँ, अब 10-11 का लॉर्ड फर्स्ट में आया गया, उसने विक्ट्री दिलाई। हमने विक्ट्री ली मगर उसके बाद हम टेबल पे बैठ के हार गए। हमने उनके फौजी भी वापस कर दिए, हमने उनकी जो ज़मीन थी वो भी वापस कर दी। चलिए माता जी ये एपिसोड में हम यहाँ तक मरकुरी तक देखते हैं कि मरकुरी तक कैसा रहा। मगर इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मेरा एक बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया का हॉरोस्कोप अच्छा है? क्या आप इसको एक अच्छा हॉरोस्कोप मानेंगे? एक कंट्री के लिए अच्छा हॉरोस्कोप कहेंगे? जी हाँ, मैं इसको एक अच्छा हॉरोस्कोप कहूँगी।
उस टाइम के प्लैनेट्स के हिसाब से जो बेस्ट काम हो सकता था, वो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने करके दिया। नहीं तो ये देश भी उतने ही टुकड़े बनते जितने बाकी सारी दुनिया के बने हुए हैं। चलिए, अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे की भी दशाएँ डिस्कस करेंगे और इंडिया का फ्यूचर भी डिस्कस करेंगे कि 2050 तक क्या इंडिया की ग्रोथ और होगी? क्या इंडिया 3rd या 2nd नंबर पे आ सकता है? क्या फाइनेंशियली और ग्रो कर सकता है? क्या जनता का भी कुछ भला होगा? ये सारी चीज़ें हम अगले एपिसोड में माताजी डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही माताजी, इस एपिसोड के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।